जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट दिसंबर 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। टॉप 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। ये क्वेश्चन सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत पर्वत है? हिमालय पर्वत, अपलेशियन पर्वत, यूराल पर्वत, वास जेस पर्वत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत पर्वत है? तो वह है वास जेस पर्वत। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, वास जेस पर्वत या भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। संसार में ऐसे पर्वत कम मिलते हैं। यूरोप में हार्ज पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत मिलता है। यूरोप में कौन से पर्वत मिलते हैं? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और हार्ज पर्वत। और वहीं बात करते हैं वास जेस पर्वत या भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। भारत में नीलगिरी पर्वत भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण होगा। भारत में पूछा जाए, भारत में तो है नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत या जो है भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण होगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, वास जेस पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन बी है, चंद्रमा पृथ्वी एक चक्कर का लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या है ए की। सेकंड ऑप्शन है ए बी दोनों सही है परंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है परंतु बी गलत है, ए गलत है परंतु बी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, कथन पहला है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। यह बात सही है। कथन भी कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। कथन बी भी सही है। दोनों कथन सही हैं, व्याख्या भी सही कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ए बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या है ए की। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27.322 दिन का समय लगता है। 27.322 दिन का समय लगता है और लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ए बी और सी कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। सेकंड कथन है, कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। थर्ड कथन है, संगमरमर एक कायांतरित सेल है। ऑप्शन है बी ओम सी सही है और ए गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए बी दोनों सही है और सी गलत है। ए बी सी तीनों सही हैं, ए ओम सी सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। कायांतरित सेल के बारे में 3 कथन दिए गए हैं। इन तीनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती हैं। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर मैग्मा बनाते हैं, यह भी सही होगा। थर्ड कथन है संगमरमर एक कायांतरित सेल है, यह भी कथन सही है। तीनों ही कथन सही हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ए बी सी तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया और 2021 में।
अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? मध्यमंडल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मध्यमंडल। मध्यमंडल में उल्कापिंड प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। इस क्वेश्चन को मैप के माध्यम से समझते हैं, फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए मंडलों की परतें दी गई हैं। सबसे नीचे का परत है क्षोभ मंडल, इसके बाद है समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। साथ में ही वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है समताप मंडल। फिर इसके बाद है मध्यमंडल, जो कि उल्कापिंड मध्यमंडल में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। तापमंडल है सबसे बाहरी मंडल, वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से, घरों की पास पास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहता से, ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है, लोगों के आवागमन से। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? अस्थायी पवनों के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। यह भी कथन सही होगा। थर्ड ऑप्शन सही है। ए और बी दोनों सत्य हैं। थर्ड ऑप्शन ही राइट होगा। पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर पूरे वर्ष भर एक ही दिशा में चलने वाली पवनों को अस्थायी पवन कहा जाता है। पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण होते हैं। इन्हें अस्थायी पवन, सनातनी पवन, भूमंडलीय या गृही पवन भी कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, भूमध्य सागरीय वनस्पति के। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह 2023 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। ये उदाहरण हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। घास के मैदान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। घास के मैदान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, दूसरा होता है शीतोष्ण घास का मैदान। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कथन से क्वेश्चन जो पूछे जाने लगे हैं 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन कथन से ही रहते हैं एसएसटी में। जलवायु के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, यह बात गलत है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ
उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है, यह भी कथन गलत होगा। दोनों ही कथन गलत हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत का तब निर्मुक्त होती है जब अपकृष्ट तेल को धरातल पर लाया जाता है। यह क्या है? बायोगैस है, प्राकृतिक गैस है, भूतापी ऊर्जा है या मोम है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा की पहचान करें। पहला लक्षण कह रहा है यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा लक्षण है यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपकृष्ट तेल को धरातल पर लाया जाता है। यह है प्राकृतिक गैस। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस आसानी से जलती है और काफी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। प्राकृतिक गैस में एथेन और प्रोपेन की थोड़ी मात्राओं के साथ मुख्य रूप से मीथेन होती है। इसमें जो है मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है, मीथेन यानी CH4। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? यह अवस्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। वर्तमान में बर्फ में दब जाने के कारण दक्षिण गंगोत्री को सप्लाई बेस के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, जबकि मैत्री अनुसंधान केंद्र चालू है। मैत्री और भारतीय अनुसंधान केंद्र अस्थायी रूप से काम कर रही हैं। मैत्री इसके अलावा है भारतीय अनुसंधान, मैत्री अनुसंधान और भारतीय अनुसंधान केंद्र अस्थायी रूप से चालू हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। सभी खनिज आधात्वित होते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? सभी खनिज आधात्वित होते हैं, यह बात गलत है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ये प्रकृति रूप में प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, तो यह बात सही है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, यह भी सही होगा। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, यह भी सही है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाया जाता है और यहाँ पर कह रहा है सभी खनिज आधात्वित होते हैं, यह बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ दिया गया है नर्मदा घाटी, वज्जी, गारो पहाड़ियाँ, गंगा घाटी, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। दूसरी तरफ दिया गया आरंभिक गणतंत्र, आखेटक और संग्रहण, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, प्रथम नगर, आरंभिक कृषि। नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान है? चलिए मिलान करते हैं। नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी में पाया गया है आखेटक और संग्रहण, यानी ए का संबंध जो होगा वह दूसरे से।
जबकि पहले में संबंध पहले से दिया है और पहला का संबंध पाँचवें से, और यहाँ पर भी पहला के संबंध पाँचवें से। इस प्रकार से अगर एग्जाम में हल करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिलान से। वज्जी का संबंध होगा आरंभिक गणतंत्र, यहाँ पर आरंभिक गणतंत्र। बी का संबंध है पहले से। गारो पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ यानी सी का संबंध होगा आरंभिक कृषि, सी का संबंध होगा पाँचवें से। गंगा घाटी में पाया गया है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, यहाँ पर डी का संबंध जो है तीसरे से। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, यहाँ पर प्रथम नगर पाया गया। ई का संबंध है चौथे से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। पहला कथन है हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कलावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा। सेकंड कथन है लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। ऑप्शन है ए बी दोनों सही हैं तथा ए सही व्याख्या है बी की। ए बी दोनों सही हैं किंतु ए की व्याख्या बी नहीं है। ए सही है किंतु बी गलत है। ए गलत है किंतु बी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नीचे दो कथन दिए गए हैं ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कलावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा। यह बात गलत है, पहला कथन गलत होगा। दूसरा कथन है लंबी समयावधि में घटित होने वाले ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक हो। यह बात सही है। दूसरा कथन सही होगा, पहला गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। पहला कथन है कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषा लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। सेकंड कथन है राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन है ए बी दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या बी है। ए बी दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। ए सही है किंतु बी गलत है। ए गलत है किंतु बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह इंपॉर्टेंट है, 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बाद 2019 में भी पूछा गया। उन्नीसवीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषा लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। यह कथन सही है। दूसरा कथन है राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। यह भी कथन सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी दोनों सही हैं किंतु ए की व्याख्या भी नहीं है। सेकंड ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? कांगड़ा शैली की चित्रकला, गिरनार का शैल अभिलेख, पातशाहनामा चित्रकला, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। कौन सा ऑप्शन राइट है?
भारत में आरंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ पर जो है भीमबेटका नामक स्थान पर स्थित है। यह जो स्थित है रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला एग्जाम में पूछा गया है। और यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रकला को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। भीमबेटका को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। उस समय पढ़ाया नहीं जाता था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए और बी 18 से 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में दिए गए हैं। पहला कथन है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। वहीं दूसरा कथन कह रहा है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। ऑप्शन है ए बी दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या बी है। ए बी दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। ए सही है किंतु बी गलत है। ए गलत है किंतु बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, दिसंबर 2019। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अठारह से 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। यह बात गलत है, पहला कथन गलत होगा। दूसरा कथन है आरंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। यह कथन सही है। दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ए गलत है किंतु बी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसी का तात्पर्य है बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीजर एरा, बिफोर कंटिफररी एरा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। इसके बाद यह क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। बीसी का तात्पर्य है बिफोर कॉमन एरा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बिफोर कॉमन एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? पहला ऑप्शन है उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। वहीं फोर्थ ऑप्शन है विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है।
भारत में पुरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे और महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है और इन अंडों के मनके भी बनाए जाते थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? कथन है, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। सेकंड कथन है, जंगलों का विनाश हो गया होगा। थर्ड कथन है, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। फोर्थ कथन है, संभवतः नदियां सूख गई थी। सही व्याख्या का चयन करें। ऑप्शन यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हड़प्पा सभ्यता का कैसे पतन हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, जंगलों का विनाश हो गया होगा, यह भी सही है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, यह बात गलत है। संभवतः नदियां सूख गई थी, यह सही होगा। ए, बी और डी सही है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ए, बी, डी कथन सही है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है और कांस्यकालीन सभ्यता थी जो समकालीन विश्व की 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।